वो भी बतला रहे थे कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस इन ड्राफ्टिंग, राइट? सर लास्ट ईयर आया था ना क्वेश्चन की, उन्होंने कहा था एक कंप्लीट एसएलपी आएगी पूरी की पूरी, जो आपको कवर पेज से स्टार्ट करके एंड तक करनी होगी। तो आपने बताया था कि पहले बड़े वाला क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके 40 मार्क्स का, पहले जो बाकी क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, उन्हें अटेम्प्ट करिएगा। सो वी डिड दैट ओनली। लेकिन जिन्होंने पहले वो बड़ा क्वेश्चन उठाया वो उसमें फंस गए और कुछ लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे पेपर्स। ये कंप्लीट नहीं होना एक बड़ा इशू है, टाइम मैनेजमेंट है, और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। वॉट एवर यू रेड, इसको कैसे कम्युनिकेट करना है, वही लास्ट टाइम 1 घंटा और था, एक्स्ट्रा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि उसमें करना क्या था कि कंप्लीट एसएलपी आपको रिफ्लेक्ट करना था नोशनली, उसके लिए कवर पेज बनाना था, उसके बाद फिर जो इंडेक्स लिखना था, देन उसके थ्रू A1 A2 A3 जितने भी थे, फिर इम्प्रूव जजमेंट, फिर सो उस ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करना था कि ऐसा होता है। वी नीड टू थिंक कि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी वी हैव रिटन। फॉर एग्जांपल, यदि कवर पेज हमको लिखना है तो कवर पेज में क्या क्या लिखना है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वहां सोचना ना पड़े और खटाक से हमने लिख दिया। तो जैसे ही कॉपी मिला उसी समय से आपको, यानी क्वेश्चन पेपर मिला उसी समय से आपको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा और पेन को फुल स्पीड पे लेना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो नीड टू थिंक ऑन दैट लाइन। और ये आप समझ लीजिए, वो सिचुएशन इस बार गया नहीं है। दिस टाइम यू हैव टू राइट 4 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। एग्जैक्टली वो पूरा फॉर्मेट लेना ही पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गो टू अनदर पार्ट, वो ग्रुप बी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, 5-5 नंबर के 4। आपको याद है कि अनुपम सर ने एक डिस्कशन ये लिया था एग्जाम ड्राफ्टिंग का, उसमें उन्होंने इसी फॉर्मेट को फॉलो किया था। सेम फॉर्मेट इज कमिंग बैक, सो दैट इज द रेफरेंस फॉर यू। सी द क्वेश्चंस, attempt, try to attempt it and evolve your own time. आई गेस कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही होगी अभी। बहुत लोग सोच रहे होंगे मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, मैं तो अभी नॉलेज ही एक्वायर कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। दे आर इन सीरियस थ्रेट, दिस इज अ टाइम। आप ये जान लीजिए कि नेक्स्ट 2 वीक तक, नेक्स्ट 2 वीक, जस्ट नेक्स्ट 2 वीक, नॉट मोर देन इवन अ सिंगल टाइम, इस 2 वीक से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, क्योंकि 2 वीक के बाद तीसरे वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ वो राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है और आपको बचना है किसी भी तरीके से के नॉलेज एक्विजिशन से। और आपको भरोसा रखना पड़ेगा जितना आपने किया उतना काफी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन इज आस्किंग कि हाउ मच टाइम इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर द एग्जाम। नाउ आई विल टेल यू, 2 week is more than sufficient to prepare the exam. Start from scratch. Since from today, आप लोग अपना इस काम पे लग जाइए, लिखना और सिर्फ लिखना वॉट एवर यू एक्वायर्ड नॉलेज, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए टू मेक श्योर योर रिजल्ट। और उसके लिए 1-2 डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज द हैंडबुक। एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हैंडबुक से आपको 3 पेपर्स की क्लैरिटी साफ साफ आएगी, एटलीस्ट 2 पेपर्स, which is a paper 1 and paper 2, and these 2 पेपर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं अभी चाह रहा था, देखिए, आई जस्ट गो टू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट,
कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में जरा आपको दिखाऊं। जस्ट आई एम गोइंग टू, आप आई गेस कि आपके स्क्रीन पे ही आ चुका होगा। Yes, sir. Just I am going to advocate on record examination. First, जो स्लाइड ये लिंक आपके ऊपर मिलता है, दैट इज द नोटिस रिगार्डिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। आपको ये जो है ना लेक्चर शेड्यूल, इसको रहने दीजिए। दूसरा ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 16, 17, 2021। First of all, you need to read again the entire this notification. This is 18 page. इसके एक एक चीज को आप पढ़िए, हर एक क्लाउज को आप पढ़िए। दिस इज फॉर यू up till here very carefully. This is not required, you already done. इस इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस को भी पढ़ लीजिए। This is for the application you had did already. You can skip this part. And then this is the revised list. इस पे टिक करना शुरू कीजिए which one you covered. See, this is for the drafting. जरूर पढ़िए इसको। In the regulation regarding your examination published in the notification, the syllabus paper 2 is given as follows. Petition for SLP, special leave, and statement of cases. और लास्ट में लिखा हुआ ETC. इस ETC में क्या क्या आएगा? तो ऐसी कोई चीज नहीं जो ईटीसी में आती है, सब आएंगे ईटीसी में। स्टेटमेंट ऑफ केसेस ये आते नहीं है। डिक्री ऑर्डर्स ये लिखना आपको आता नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता। एंड अगेन हियर रिट एंड ETC, दिस इज द सिलेबस। अब आगे क्लैरिफिकेशन है। दिस इज टू क्लैरिफाई दैट द सिलेबस इंक्लूड पिटिशन ऑफ अपील, plaint, written statement in a suit under Article 130, of the Constitution, review petition under Article 137, transfer petition under Section 25, 139. यहाँ पर आर्टिकल 139 नहीं होगा। जस्ट can you see that what it would be here? 139A 1 and 2. A at least required. 139 is the entirely different thing. 406 contempt petition. Now whoever is concerned with exam, उनको ये पता है कि इसमें से क्या पूछे जाएंगे इस पूरे सिलेबस में और क्या नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हर जगह 3 जगह मैंने देखा है लास्ट में ETC लिखा हुआ है, यहाँ पे ETC लिखा हुआ है,
और यहाँ पे ETC लिखा हुआ, और you can understand the what is the power of ETC. But इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या नहीं पूछे जाएंगे, दैट आई कैन टेल यू. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केसेस, डिक्री एंड ऑर्डर. डिक्री एंड ऑर्डर ये आपको नहीं पूछे जाएंगे. इंक्लूड्स पिटिशन ऑफ अपील, यस. प्लेंट and written statement of the suit under article this of Constitution of India. This is not a review petition, it is transfer petition. It is 139A 406. Contempt petition, usually not under article 129 of the Constitution of India. इसके अलावा IA including application for bail, condonation of delay, exemption from surrendering, and revocation of SLP. These are the application. Revocation of special leave. ये एक किसी ने फाइल कर लिया, अब उसको विड्रॉ करना है. Exemption from surrendering, of course, condonation of delay may not be required or may be required as per demand of the case. Application of bail, this is required. So, this syllabus is not so complete, not so clear. It is so vague. You have to decide कि कहाँ फोकस करना है. लेक्चर्स के थ्रू जाए, ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स के थ्रू जाए. वहाँ क्लियर है कि वट एवर इट मे बी, छोटे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वेल एज सर्टेन एप्लीकेशन दे विल सी. सो ड्राफ्टिंग पे मुझे 2 दिन अच्छे खासे देने हैं टू क्लियर द पार्ट, दिस पार्ट, and to understand what is the bits and pieces of the drafting, including the demonstration that I will do. So today what we are 24. यदि मैं 2 दिन भी दूं फॉर each पेपर, तब भी 8 days लगने हैं इसको कंफर्म करने के. So morning evening possible है, so we can finish it off within 2 weeks. मतलब जो भी 4 सब्जेक्ट का सिलेबस है, अगर मॉर्निंग और इवनिंग अगर हम रखते हैं सेशन. नहीं, मैं वो नहीं करूंगा. मैम इवनिंग में स्कोरा के लेक्चर्स भी होंगे मेरे ख्याल से सर. हाँ, सेल्फ स्टडी का को टाइम 1 बहुत hour. कम रह जाएगा. स्कोरा का भी 1 आवर का होगा, ज्यादा नहीं होगा मैम. so what we will do, we will extend, मतलब एक फिल्म शुरू करते हैं 3 घंटे का शो इन मॉर्निंग. निकिता जी, व्हाट डिड यू से? तो मैं यही कहना चाहती थी कि इवनिंग में स्कोरा के भी लेक्चर्स होंगे तो सर सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा. अगर सर मतलब अगर आपके सर 2 ट्वाइस अ डे होगा सर लेक्चर और स्कोरा का भी होगा तो सर वो ही है थोड़ा सा. Increasing, ma'am. He's increasing time. He's not dividing in 2. हाँ He's नहीं increasing. सर फिर तो ठीक है. मैम फिर स्कोरा आपकी का बात. लेक्चर भी 1.5 आवर्स, नॉट मोर देन दैट. 2-3 घंटे का मैं नहीं ये होता कह लेक्चर. ओके रहा हूँ मैम, कि बहुत ज्यादा च्युइंगम बना के स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. ठीक Now बात है let सर. us consolidate the thing and focus on the exam only and very specified part. So मॉर्निंग में 3 घंटे का शो करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5 o'clock dot. डन सर. Yes, sir. यस Yes, sir. Perfect. 5 बजे कर लेते हैं, 2.5 से 3 घंटे में पूरा करते हैं. चलेगा सर. बहुत कुछ कवर होगा. 3 सेशन एक सेशन में मर्ज हो जाएगा और कुल मिलाकर के वो कवर होगा. और 2 एक हैवी सेशन पक्का हो जाएगा, 2-2.5 घंटे का तो अच्छा खासा हो जाएगा. बराबर. बट वी विल कंक्लूड द थिंग. रेस्ट आपके ऊपर है कि आप लोग कितना उसके ऊपर कोशिश करते हैं. ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर कलेक्ट कर लीजिए. आउट ऑफ देम
दिस वाज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया। आगे आप देखें थोड़ा सा और मैं इसको ये कर लूं, क्योंकि आज सिर्फ मैं यही पे फोकस करूंगा। जिस तरीके का ये सिलेबस होता था ना, है ना, अभी सिलेबस आपके सामने है ड्राफ्टिंग का, ठीक एग्जैक्टली वैसा ही सिलेबस हुआ करता था पहले 2-3 साल पहले का नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो दिस इज कंसर्न टू ethics also, but now this things is elaborated into the ethics। अब वो चीज अब जरा मैं आपको दिखा दूं कि ये सिलेबस क्या है और उन्होंने क्या क्या फोकस किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोफेशन, nature of the legal profession and its purpose, connection between morality and ethics, प्रोफेशनल एथिक्स इन जनरल डेफिनेशन। ये तब आया ना जब हमने एलोबरेट कर दिया, और वो जो मेरा जो 1 पेज का लास्ट टाइम हमने जो दिखाया था वो हमने रिलीज किया और बाकी सारे जगहों पर सर्कुलेट हुआ। ऑब्वियसली शायद वो बोर्ड के मेंबर और बोर्ड के पास गया और उन्होंने उसी तरीके से फिर वापस डेवलप किया। अदरवाइज ये एलोबरेटेड नहीं था, 2 लाइन था, एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। आप कंपेयर कर सकते हैं पहले का जो भी है, बट अब ये सारे कुछ मेरे उस पेज में ऑलरेडी इंसर्ट है। 7 लैम्प ऑफ एडवोकेसी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, एक्सक्लूसिव राइट टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एंड रिलेवेंट स्टेटस। दिस टाइम आफ्टर लेक्चर आप लेक्चर से मैच कराएंगे तो आपको पता चलेगा किस पॉइंट पर फोकस्ड। ये जो पार्ट है ना, पॉइंट नंबर 3, लॉ गवर्निंग द प्रोफेशन एंड इट्स रिलेवेंस एंड स्कोप, प्रोफेशनल एक्सलेंस एंड कंडक्ट, professional, criminal, and other misconduct, and punishment for it under Section 35 and 24A and other provision of Advocates Act, and prescribed code of conduct, and duty to strike, advertisement and solicitation। आप इस चीज को मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 80% या 100% कन्फाइनमेंट है इस पर्टिकुलर डोमेन में। आप मैच कीजिए, आपने लेक्चर सुना, लेक्चर की एनालिसिस सुनी, सॉलिसिटेशंस भी है, बहुत कुछ यहाँ पर है जिन्होंने उन्होंने डिस्कस किया है। नाउ द रूल ऑफ, यहाँ देखिए प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट है ना, इसी वर्ड को नीचे पॉइंट 4 में लिया गया है। दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, standard of professional conduct and etiquette, different duty of an advocate, including categories laid down in bar council rules on ethics and all. Conflict between the duties and law to resolve them, difference between breach of ethics and misconduct and negligence and blah blah blah. Now, comparative study of the profession and ethics in the various countries and their relevance of the to the bar. Prospective, जो हमने बोला था आपको, inquisitorial and adversarial system of adjudication. Prospectives on the role of professions in the adversarial system and critic of the adversarial system। इस पे इन दोनों पार्ट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन इस बार नहीं है। So it may be So fifth point पे he said, the examiner said कि you need to see the comparison, and he compared the Indian as well as US का, कि उधर पे जो है I'll tell you, you would be surprised to see the questions। देखिए उन्होंने जो कहा हमने भी उसको सुना, बट मेरे ब्रेन में एक चीज खास है, स्पेशल है, कि हाउ द क्वेश्चन वुड बी फ्रेम्ड, द आंसर इज इट कांट बी। वो बहुत ही स्ट्रगलिंग पार्ट है, वो बहुत ही मुश्किल पार्ट है, उसमें इंटर करना, बहुत सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स को जन्म देना है। सो आई गेस कि वो यहाँ अवॉइड करेंगे और सेट पैटर्न एंड कल्चर जो है ना उसको डिस्टर्ब करना। इट कैन बी डन यदि वेरी ब्यूटीफुली एंड इफेक्टिवली इस सिस्टम में एंटर कर सकते थे। इट वाज
और अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी, और उनका जो तरीका था वो एक नोट्स प्रोवाइड कराया करते थे लेक्चर का, उसमें ही आपको सवाल भी होता था, उसी में जवाब भी होता था। मतलब उनके सारे एक क्वेश्चन भी आपको वो देते ना, उन्हें उनके एग्जाम में पढ़ के जाने की जरूरत नहीं थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर ऑन द स्पॉट, टेकिंग हेल्प फ्रॉम दैट क्वेश्चन। उसके बावजूद भी बहुत लोग फेल करते थे। दे वर टेस्टिंग द रियल अंडरस्टैंडिंग। तो वहां पर वो था, तो उनके नोट्स भी होते थे और बहुत क्लियर कट होते थे। आई शो यू, डेमोन्स्ट्रेट यू राइट नाउ। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और एक पार्ट और है जो इम्पोर्टेंट, सो इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ टच होगा। और उस डायरेक्शन में यदि हम प्रिपरेशन लेकर के गए अपना, तो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, कितने मार्क्स को एड्रेस कर पाएगा वी डोंट नो। एज आई अंडरस्टैंड कि कंपैरेटिव एनालिसिस का एक पैराग्राफ, इफ यू हैव सर्टेन सम नॉलेज और इंफॉर्मेशन, किसी भी आंसर के साथ आप उसको एनहांस कर सकते, वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज स्पेशली ऊपर वाला डोमेन ही काफी सफिशिएंट, उन्हें जो करें ढंग से करें, आधा अधूरा इधर भी और उधर भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसको करने में एनर्जी लगता है और इजीली अवेलेबल है और इजीली स्कोरेबल है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेक दोज पार्ट एज ए टॉप प्रायोरिटी एज प्लान ए एंड देन स्किप टू द प्लान बी, राइट। तो उस पे चले जाइए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 7 issues of advocacy in a criminal law adversarial system, the jealous advocacy in the criminal defense setting, and prosecutorial ethics. 8th part is the important, ये most important part है, lawyers client relationship, confidentiality, issues of conflict of interest, section 127, so 126, counseling, negotiation and mediation, and the importance of administration of justice, especially mediation, ethical consideration, amicus query इन्होंने बोला नहीं है अभी, बट इस चीज को वो पूछ सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन, amicus query इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आप जरा इमेजिन कीजिए, लॉयर के रोल में एक रोल ये भी है, और amicus query का क्या रोल होता है, मतलब वो पार्टी को फेवर करते हैं या नहीं करते हैं, ये क्या रोल होता है उनका कोर्ट कोर्ट को assist करते हैं। में। स्पेसिफिकली कोर्ट को ये लगता है कि सम एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है। से सपोज कर लीजिए, मैं ये मानता हूं कि मुझे टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, और किसी केस में वो कॉम्प्लेक्सिटी है जहां टेक्नोलॉजी भी हो और लॉ भी हो। कोर्ट में डायरेक्ट द मैटर टू मी टू क्लैरिफाई ऑन दोज लिमिटेड पार्ट कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लॉफुल पोजीशन क्या है, आप क्लैरिफाई करें। सो एक्सप्लोर द स्पेसिफिक एक्सपर्टीज कोर्ट आपको असाइन करती है। कई मैटर में ऐसा होता है कि पिटिशनर्स जो है ना वो टर्न आउट ही नहीं होंगे, या रिस्पोंडेंट टर्न आउट नहीं होंगे। कोर्ट उसके बिहाफ पे किसी को अपॉइंट करेंगे कि भाई आप फाइल लीजिए और उनके बिहाफ पर आप असिस्ट कीजिए। सो फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर मैटर बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज और रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट आपको अमाइकस अपॉइंट करती है। इट ऑलमोस्ट अ प्रो बोनो जॉब, और इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी आर डिस्चार्जिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एमाइकस के रोल को समझना, जैसे एक जजेस अपॉइंटमेंट वाला केस है, उसमें बहुत सारे आईएएस आए हुए हैं एक साथ, मान लो 150 आईए आए हुए हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस आईए को कंपाइल करके उसके ऊपर क्लैरिटी कि कहाँ क्या कैसे और किसका क्या ग्रीवांस और सब्सटेंस है, उसको एड्रेस करने के लिए कहेंगे कि कैटेगराइज कर लीजिए इसको।
एक स्पेशल नेचर को एक जगह रखिए जिसका एक स्पेशल रिलीफ एंड ग्रीवांसेस है। सो असिस्ट टू द कोर्ट, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है जो कि एक लॉयर की भी ऑब्जेक्टिव है, बट इन अ स्पेशल डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट। उसमें आप जज नहीं है, कई बार वो अमाइकस जो है ना अपना फैसला भी बताने लग जाते हैं, वो कोर्ट पे छोड़नी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स। इस बार अमाइकस हमारे फ्रेम में अभी तक किसी भी कॉर्नर से ये आया नहीं है। करंट डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन फॉर्म कंपनीज, इसके अंदर हमको वो सोशल मीडिया एंड ई फाइलिंग वाला जो पार्ट है, सो स्पेशल रोल ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस ईओआर ऑर्डर 4 है यहाँ पे। सो इसी ऑर्डर में यही उनके लिए गाइडलाइंस है, यहीं से वो पिकअप करेंगे। वो मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट किया। आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इनको पढ़ा नहीं होगा इस नोटिफिकेशन को, जबकि ये पहले दिन से हाथ में। सो वी नीड टू कीप विद अस एंड रीड विद द लेक्चर। ये पार्ट है। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं तो ये तो रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2 से रिलेटेड है। इसको भी पढ़ के एक क्लैरिटी ले ही लेनी चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग में। मेरा ये कहना है कि जस्ट गो थ्रू इट, मेक अप योर माइंड, वेबसाइट पे अवेलेबल है ये, उसके थ्रू जाइए। दूसरा पार्ट जो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, इट वाज द हैंडबुक। तो आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हैंडबुक को भी ये करना होगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये वेबसाइट के सबसे नीचे वाले कॉलम पे जाइए। इज इट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस? पहले यहाँ पे हुआ करता था। नाउ दिस इज accessibility guide to office scale account submit rules। राजीव जी, हाँ जी, ये जो 3 ऊपर राइट साइड में लाइंस बनी ना, उसमें दे दिया पब्लिक इश्यूज में। राइट में जाइए, ऊपर राइट में, राइट एक्सट्रीम राइट, यस, इसमें या प्रिंटर के ऊपर जो 3 लाइंस इसमें यस यस यस, पब्लिकेशन में जाइए। पब्लिकेशन, यस। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, नीचे से दूसरा आई गेस ये दिख रहा होगा, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रूल्स है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर नॉट ओनली फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर करना चाह रहा था और इसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। इसका फर्स्ट 4 चैप्टर तो हमने पहले आपसे डिस्कस किया है, एंड आई गेस कि यू आर कन्विंस्ड। पेपर ये फर्स्ट 1 को एक बार रिव्यू कर लीजिए, और अब ये माइंड सेट कर लीजिए कि आपको अब बुक कंसल्ट नहीं करना है। इनफ इज इनफ, दिस इज द लास्ट टाइम। उतना करके आप छोड़िए। यदि कोई भी चीज नहीं समझ आ रही हो, उसको उसी समय 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार जितनी बार लिखना हो लिखिए और उसको फाइनलाइज कीजिए। रेयर कंसल्टेशन मतलब उसको उससे दूरी बनाने का एक तरीका है, और अपने ब्रेन पे भरोसा कीजिए, उसके तरफ ट्रांजिशन जरूरी है। यहाँ पर अब वो टाइम आ गया है, इसलिए उसको टेक इट अवे, एक बार करके उसको साइड कीजिए, मैंने वहां से अपने ब्रेन में डालिए, क्योंकि जहां आप हैं वहीं पर आंसर सीट है, वहां इसका अलाउड नहीं है। तो उस स्टेज को आप लोग थोड़ा सा अटेन करने का कोशिश कीजिए बाय वे ऑफ प्रैक्टिस। चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया है, दीज आर द जुरिडिक्शंस। चैप्टर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ द केसेस, इसको आप जरूर देखिएगा, मैं अभी अभी इस पॉइंट पे आऊंगा। चैप्टर 4 इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द बेंचेस। चैप्टर 5
powers and duty of the registrar. Chapter 6 is the roster. Chapter 7 is the working hours and vacation. इसमें बहुत amendment है. Chapter 7 वकालतनामा, इसको आपको हर हालत में पढ़ना है for the purpose of paper 3 and paper 1 also. Advocate, वकालतनामा and memo of appearance, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स रेंडर हुए हैं अंडर लाइट ऑफ दिस पार्ट ओनली, इसलिए इस चीज को आपको देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड एफिडेविट, और उसके नीचे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे चीज है ना, ये प्रिपरेशन के लिए भी एक नोट्स है, हेल्पिंग है, बट द कोर पार्ट थोड़ा ऊपर ही है. दीज आर द जस्ट द फाइलिंग स्टेज एंड ऑल. उसके अलावा बाकी सारे जो है ना सप्लीमेंटिंग है, थोड़ा ये भी हो जाए थोड़ा वो भी हो जाए वाली बात है. मैं आपको ले चलना चाह रहा हूं और अभी छेड़ना नहीं चाह रहा था दरअसल ड्राफ्टिंग वाले पेपर्स, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक हिंट के तरफ ले लूं सो दैट कि यहाँ आप देखिए इस प्रिलिमिनरी का जो पार्ट है ना, यहाँ दिस इज द सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर्मेट चैप्टर, यहाँ दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द चैप्टर 25, इट इज अ शेड्यूल, एंड इसके अंदर ही सब्जेक्ट कैटेगरी, और इसके आगे यदि आप चलें then there is one part is called forms, and this is important for us. This is not only important, it is the most important for us. There are various forms are there. Out of them, the one forms is notice of motion. If you remember last time it was the important part. So ये क्या है आपको देखेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा. थोड़ा और मैं आगे पास करूं क्योंकि इसके अलावा 4 नंबर को आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. Now memorandum of evidence through AOR, this is not, बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा, लेकिन important part ये आप उसको स्कैन कर लीजिएगा. I'll come to this 28, exactly this 28 सुप्रीम कोर्ट रूल्स का ही पार्ट है SLP. ये सेंट्रल पार्ट, ये मुझे हर हालत में हर किसी के टिप टंग पे चाहिए. यदि मैं SLP के फॉर्मेट की बात करूं और मैं कहूं 5 मिनट, दिस इज फॉर्म 28, तो 5 मिनट में उसका स्ट्रक्चर जो यहाँ लिखा हुआ है वैसा आ जाना चाहिए. उसमें या 10 मिनट्स या जितना भी मिनट्स आपकी रिक्वायरमेंट है, विदाउट लूजिंग टाइम, वर्ड लेवल पर स्टार्ट हुआ, जैसे रेस में गोली चली और लोग दौड़ना शुरू करते हैं, वो सोचना नहीं शुरू करते हैं कि इधर से उधर जाना है, उस तरह नहीं चाहिए. उस तरीके से ये फॉर्म 28 चाहिए. और ये टास्क आज का टास्क है आप लोगों के लिए, और आप लोग आज इसको कीजिए, चाहे वो 10 बार लिखना पड़े या 20 बार लिखना पड़े. कितने कम समय में आप फॉर्म 28 लिखते हैं ये चाहिए आज का आज ही, उसके लिए हम कल नहीं कर सकते. आपको जो करना है कीजिए. और एक बात याद रखिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत. स्टार्ट राइटिंग, और उसी के साथ इसलिए मैं ये कर रहा हूं कि इसमें कहां कहां चेंजेस करने हैं, फॉर व्हाट पर्पस. जब तक ये याद नहीं रहेगा इसके आगे बढ़ना मुश्किल है. और एग्जैक्टली दिस इज फॉर SLP सिविल, और SLP क्रिमिनल में भी लिटिल बिट मॉडिफिकेशन है. और अपील की बात करें, सारे अपील यहीं पे कन्फाइंड है. इवन रिट ऑल्सो, रिट को भी इसके साथ कंपेयर करें जो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है. यू कैन सी एट आइटम नंबर 32 which is writ petition, item number 33 which is
writ petition, PIL. So this is the writ and this is the PIL. And item number 34, which is the form for caveat. इसके अलावा item 39, which is the annexer 1 PIL guidelines. These are the most practical documents जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी, because what we assume, हर हालत में आपको एपेलेट जुरिडिक्शन के ऊपर SLP या अपील एक्सपेक्टेड है. Am I right or wrong? राइट सर. इसके अंदर सिविल भी होगा, क्रिमिनल भी होगा, कुछ भी हो सकता है. Simultaneously we can think writ and PIL, civil or criminal. This is expected, we can't ignore it. और इसको माइनस करके चल सकते हैं क्या? The answer is no. And third important part is transfer petition. ट्रांसफर के कितने टाइप्स एंड ऑर्डर्स हैं वो सारा आपको देखना ही पड़ेगा. देयर आफ्टर रिव्यू एंड क्यूरेटिव. सो इन सब का कनेक्शन और रूट स्टार्ट फ्रॉम फॉर्म 28. उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस है वो सारा प्रैक्टिस उसी लाइन पे अलाइन है. तो वी विल कीप फॉर्म 28 एज एन रेफरेंस, और उसके अंदर चेंजेस क्या क्या है वहीं से हम लोग एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, परफॉर्म करेंगे. एंड टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से करके रखेंगे, क्योंकि एज एंड व्हेन वी विल एंटर इनटू देम आफ्टर पेपर 1, क्योंकि आप ये समझिए ना, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, कई टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन, हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए एक एप्लीकेशन मूव होता है इन अ पर्टिकुलर मेन पिटिशन और फाइल, मेन केस. और एप्लीकेशन के अंदर दो चीज क्लियर है कि आपको सर्टेन रिलीफ चाहिए, क्योंकि उसमें एम्बिग्युइटी नहीं चाहिए, राइट. और उस क्यों चाहिए, उसका कारण चाहिए, उसके साथ सपोर्टेड एफिडेविट चाहिए. दैट्स इट. उसको आप कैसे लिखेंगे? आपको मैं यदि ये कहूं, आप सब, आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ देम वी आर फ्रॉम ओल्ड स्कूल, ओल्ड एज. ओल्ड एज मीन्स व्हाट, कि पहले जब चिट्ठी लिखना पड़ता था, लेटर, बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा उसको. जिन लोगों ने उस एज में एंटर किया है, तो लेटर लिखने के लिए ये आता था ना कि भैया घर से आपको पैसे मंगवाने, या फिर स्कूल से आपको छुट्टी लेनी है 2 दिन की, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए. उस एप्लीकेशन में कैसे लिखना था? ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि 2 दिन की छुट्टी लेनी है. आपको ये पूछना है क्यों लेनी है, तो भाई मैं बीमार हूँ. बेसिक बहाना यही होता है कि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया. और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो एप्लीकेशन कैसे लिखा था? दरअसल टू द प्रिंसिपल, माने एप्लीकेशन का ये दोनों ऑब्जेक्टिव परेशानी नहीं थी, हमेशा से ये परेशानी ये रहा है कि कैसे लिखा जाए उसको. लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, यहाँ डेट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, थ्रू क्लास टीचर होना चाहिए. उसके बाद पहला ओपनिंग लाइन होना चाहिए, डियर सर और मैम ऑब्लिक. यहाँ डियर नहीं लिखना है. और कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, उल्टा हो जाए तो बड़ा मुश्किल है. वो स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत होती थी, वो स्ट्रक्चर इशू नहीं था. हालांकि लोगों के लिए वही इशू था. वो तो एक नॉर्मल फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव से रूटेड है. और
वो शुरुआत करते थे, सौबिने निवेदन ये है कि, सो दीज आर द डेकोरेटिव वर्ड जिससे कि वो फॉर्मल बनता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी सर्टेन डेकोरेटिव वर्ड हैं और यहाँ भी एक तरीके का एप्लीकेशन है, एंड दिस इज द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, राइट। वो क्यों है, कैसे है, उसको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और उसी में एक लाइन ये भी लिखते हैं कि हमारे घर में ये हो गया है और इसके वजह से या मेरा पेट खराब है या मुझे बुखार था और इस वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए या 2 दिन की छुट्टी मानी जाए, मैं नहीं आ पाया इसको। और लास्ट में ये तो रीजन बता दिया, उसके बाद प्रे भी तो करना पड़ेगा, इसलिए इस दिन की छुट्टी मेरी ग्रांट की जाए। द सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है सारे पिटिशन में, सारे एप्लीकेशन में, सबके ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मेन पिटिशन काफी कॉम्प्लेक्स और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई हो जाता है, अदरवाइज मैनर वही, और सबके स्ट्रक्चर अपने अपने जगह पर लिखे हुए हैं। सो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं पूरे ड्राफ्टिंग को लाने की कोशिश करूंगा और सब चीज के जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरवेंशन एंड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। अब मान लीजिए कि एक पिटिशन में एक पार्टी है और वो पार्टी एक्सपायर कर गया, उसके एलआर्स को एप्लीकेशन पे लाएंगे ना, कौन कौन उसके बिहाफ पर देखेगा? इट इज सर्टेनली एलआर। तो एलआर को लाने के लिए एक एप्लीकेशन आपको देना है, तो आप ये कहेंगे ना कि दिस पर्सन वाज रिस्पोंडेंट नंबर सच एंड सच और ये एक्सपायर कर गया है, और एक्सपायर करने के लिए ये देखो इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो हमने एनेक्स कर दिया है और इसके 3 एलआर्स हैं या 4 हैं, ये इनकी पत्नी है, ये बेटा है, ये, और उनके जगह पे इनको इम्प्लीट किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो प्रेयर बाद में ये लिखना है, सो दे आर डिजर्विंग एंड दे आर एलर्स, और लास्ट में आप प्रेयर में लिखेंगे कि काइंडली अलाउ टू इम्प्लीट, और एक लाइन ये भी देंगे कि यदि आपको जो लगता है वो कर दीजिए। यही तो प्रेयर होता है। सर्टेन थिंग्स इज स्पेसिफिक, सर्टेन थिंग्स इज ओपन क्लोज कर देते, ओपन कर लेते हैं। सो ये पार्ट होता है, उसको आप एफिडेविट सपोर्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं, उनको पास करते हैं। कंडोनेशन ऑफ डिले में क्या करते हैं? भैया डिले हो गया, आप क्लाइंट से पूछिएगा क्यों डिले हो गया। अच्छा, क्लाइंट 1000 किलोमीटर दूर है, गरीब है, उसको आने में परेशानी हो रही है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उसको नॉलेज नहीं है, बहुत सारा रीजन हो सकता है, उसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। वो वजह आप कॉन्क्रीट वजह आप उनको दीजिए, चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, या वो बीमार पड़ गया, ये घर में कोई बीमार था, एन नंबर ऑफ अर्जेंसी माइट बी हैपन, समझे। और उसके बाद एक लाइन वहां जरूर लिखते हैं, दिस डिले इनकर्ड, इट वाज नाइदर डिलिबरेटेड नॉर इंटेंशनल, नाइदर इंटेंशनल नॉट डिलिबरेटेड। मतलब ये जो फ्रेज है ना, वो एकदम क्लियर कर देता है कि इंटेंशनली नहीं था, डिलिबरेटेड नहीं था, कॉन्सिक्वेंसेस ड्रिवन था, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं था। और उसके बाद कहते हैं कि इतने दिन का डिले हो गया है, डिले अलाउ कर दो, है ना। ओटी में भी यही करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि स्पिरिट कहाँ पर है। तो एक रीजन, दूसरा प्रेयर। इसलिए प्रेयर रिक्वायर, मान लीजिए कि किसी ने क्या किया कि प्रेयर लिखा नहीं और सिर्फ रीजन एक्सप्लेन करके छोड़ दिया, कोर्ट पूछेगा क्या अलाउ करूं मैं? कई बार कोर्ट ये हाँ ले लेती है कि एक आपने प्रेयर ले लिया है लेकिन रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो सब कोर्ट का डोमेन है, उनके ऊपर रहने दीजिए। बट अपने एंड पे आप ये रीजन इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जितने भी एप्लीकेशन हम कहें, से एनी नेम ऑफ एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन का नाम आप लोग बताइए अहमद साहब। सर 3-4 तो सर आपने बताई दी सर। अभी सर एक जो है ना, जो एक एप्लीकेशन थी रिवोकेशन वाली एसएलपी की। अच्छा, रिवोकेशन की बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं भाई। सीधा सवाल आपसे पूछूंगा मैं, क्यों रिवोक करना है?
आपको सीधे नीचे अपील डालना है या कुछ करना है, कुछ तो रीजन हो, रिव्यू फाइल करना होगा, कोई तो रीजन है। सर इस वर्ड से तो नहीं समझ पाया सर, विड्रॉल होना चाहिए था सर, रिवोकेशन में सर ये थोड़ा सा जैसे मतलब इसकी मतलब ठीक है, वो वर्ड का अंतर देखिए, लॉ में अहमद साहब हम लोग ना वर्ड पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस नहीं करते हैं, और वर्ड के थ्रू भी इंटेंशन ड्रॉ करते हैं। Either ultimately we are landing of the interpretation, and that's what the argument is required, and that is the beauty of our profession, and for that purpose we can say it is application of mind, not mechanical. यदि वर्ड पे कन्फाइंड रहे तो मैकेनिकल हो जाएगा, बट एवरी टाइम वर्ड तो एक मोड है, ऑब्जेक्टिव तो जस्टिस इंश्योर करना है, और उसके लिए इंटेंशन तक तो हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। यदि वर्ड से सब कुछ क्लियर हो जाए, नो नीड टू गो इनटू द इंटेंशन, इंटेंशन क्लियर है वहीं पे। जहां क्लैरिटी नहीं हो, वी नीड टू एंटर इनटू द इंटेंशन एंड अल्टीमेटली एस्टेब्लिश द फैक्ट एंड इंश्योर द cause and justice, cause of justice, exactly. Otherwise we cannot. प्रोसेस आप समझिए ना, बिल्कुल पानी की तरह एकदम क्लियर है, हवा की तरह बहता हुआ अपने आप वो सेट कर जाता है वहां। तो दिस इज द पार्ट। सो एक चीज तो आप लोग ब्रेन में सेट कर लीजिए, हाँ, एक स्ट्रक्चर एप्लीकेशन का है, उसको समझना है, और जो हमको कम्युनिकेट करना है उसके लिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या पिटिशन है, मेमोरेंडम ऑफ अपील भी यही है। उसका एक स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप ये दे दो, फिर ये दे दो, फिर ये दे दो। एक जगह क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, एक जगह ग्राउंड होना चाहिए, एक जगह प्रेयर होना चाहिए, एक जगह फैक्ट होना चाहिए, और फैक्ट वाला पोर्शन वहां नहीं, वहां वाला पोर्शन वहां नहीं होना चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है, जिसको देखने के बाद अब पूरे जुडिशियल वर्ल्ड में एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट, और वो जैसे ही होता है वैसे वहां से पिकअप करता है, वैसे वहां पुटअप करता है। हमने पिटिशन में पहले, जैसे एसएलपी में पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उस पार्ट को सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, एवरी एवास, एवरीवन नोस। सो क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी को देखना है तो फटाक से वहीं जाना है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इजी, टाइम इज वेरी सेफ। तो स्ट्रक्चर है, और उसी स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा कोर्ट कन्विंस्ड है और उससे चलता है। तो दिस इज द कॉमन वे इन लैंग्वेज। ड्राफ्टिंग के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और बाकी क्या कारण है वो आपको जुडिशियल ब्रेन से निकलेगा, उन सारे चीजों की भी एनालिसिस करेंगे। बट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि इसको आप बड़े ध्यान से देखें, एक बार स्कैन कर लेंगे और अपने तरीके से आप समझ लीजिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन, द वर्ड आई एम यूजिंग, विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको ये पिन पॉइंट करना है, मिनिमम लेना है कि यहां पर हमको रहना है, स्ट्रिक्ट, इससे ज्यादा नहीं, मिनिमम। भले ही वो नंबर कट जाए, लेकिन इस पोर्शन से नंबर मेरा नहीं कटना चाहिए। आपका जो पावरफुल हैंड है ना, मैजिक कवर ड्राइव, जैसे तेंदुलकर साहब का एक, ये सॉरी, राहुल द्रविड़ का एक खास होता था, उसको कभी नहीं छोड़ता था। वो आपका कवर ड्राइव क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना, जो आप नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद क्या है कि उस फॉर्मेट में फटाफट, यदि इतना हो जाए तो आप क्या करेंगे, सीधे पहले फॉर्मेट लेंगे और जहां उसका जरूरत है वहां बढ़ते चले जाएंगे, आपका पेन रुकेगा ही नहीं। तो ड्राफ्टिंग में टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इनहांस। इसीलिए फॉर्म 28 के फॉर्मेट को आज 3-4 बार आप लोग लिख लीजिए, without applying your mind, or with applying your mind also, we'll discuss later on। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जब आप लिखने लगे और ब्रेन अप्लाई करने लगे वहां पे, तब वो कंफ्यूज कर देता है और डिले करेगा, अननेसेसरी होता है वो। इसीलिए जब थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड, डोंट अप्लाई योर माइंड, स्टार्ट। जहां ब्रेन एप्लीकेशन की जरूरत है, जिस लिमिट में, वहां अप्लाई करें। नमक तो सब्जी में चाहिए ना भाई,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा पैकेट उड़ेल दे, या जहां जरूरत नहीं है मैंने फिर भी मैंने उसमें भी नमक डाले। दैट्स द सेंस यू हैव टू अप्लाई। अब चीनी तो पड़ती है चाय में, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा चीनी का डब्बा ही डाल दिया जाए। कितना डाला जाए वो तो यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड मैं कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा हूँ। नाउ सो दिस वाज दिस डॉक्यूमेंट। नाउ 2-3 मिनट और मैं लूंगा, आई विल एंटर इनटू द अनदर पार्ट एंड व्हिच इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, और जितने भी अमेंडमेंट है वो सारे अमेंडमेंट एक जगह रखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक 24 में है, 25 में है, 3 अमेंडमेंट है, तीनों अमेंडमेंट आपके सामने है, आप देख लीजिएगा इसको। बट मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वहां पर मैं ले जाना चाहता हूँ, जो मैंने कहा है उसको मैं सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आई एम जस्ट गोइंग टू द फॉर्म 28। टिल देन मैं यहाँ पे फॉर्म 28 आपको दिखा दूँ। ये तो कोर्ट फीस वगैरह है। चलिए विल एंटर इनटू वन बाय वन। यस, ओ 32। This is the form 28. Start from memo party। अब देखिए यहीं पर क्लैरिटी है किस रूल के तहत जाएगा, किस आर्टिकल के तहत ये विंडोज ओपन है, सिविल है या क्रिमिनल है। तो कंप्लीट कहाँ किस कोर्ट में जा रहा है, अपने आप में ये स्ट्रक्चर कर दिया गया और बहुत कुछ कह दिया। और यहाँ पर ये कहानी है, एसएलपी नंबर है कि आपका केस नंबर क्या हो, देख रहे हैं। इफ यू विल सी द पावर, so many things is incorporated here। Isn't it? सारे जो कहते हैं ना ड्राफ्टिंग में प्रोविजन चाहिए, ये चाहिए, रूल चाहिए, सब कुछ तो इसी में, और ऑप्टिमली ये स्ट्रक्चर्ड है। उसके बाद देखिए किसके बीच की, मतलब कौन कौन पार्टी के अंदर है, लिस्ट बिटवीन द पार्टीज, A and B, memo of parties, petitioner and respondent। Now these are the integrated part of the form 28। so उसको फॉर्म 28 के बिना नहीं इमेजिन कर सकते, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा और नीचे आइए, तब आप देखिएगा यहां से शुरू होता है। टू whom application is going, to the Honorable Chief Justice of India and his companion judges of the Supreme Court of India। इतना ही आपको रटना है, क्योंकि ये जब आप लिखना शुरू करें इसमें आप सोचने लगे तो आप क्या करेंगे सोचकर, ये तो प्रिस्क्राइब्ड है। आर यू अलाउड टू डिस्टर्ब द प्रिस्क्राइब्ड पार्ट? फिर तो आपके नंबर गए, कुछ नहीं करना, ब्रेन लगाना ही नहीं, इसको तो लिखना ही है। आप जरा देखिए
वही चीज मैं आपको इसी एसएलपी पे लेकर के आऊं, सॉरी इस पे, यहाँ पर ये कौन सा है, तो थोड़ा और नीचे करूं, 20, थोड़ा और नीचे, 24। मतलब ये सब चीज हमारे रूल में है, हम लोगों को एक बार देखना जरूर चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या है, किसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। दिस इज फॉर्म 28, यहाँ भी देख लीजिए वही चीज वैसे ही एज इट इज। यदि आप नीचे आए मेमो पार्टी पे, द सेम थिंग इज देयर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दिस एंड दिस। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रेन अप्लाई करना है, आई एम जस्ट कमिंग टू हियर इस पर्टिकुलर पार्ट पे। यहाँ पर क्या है, ये पैरा वन इज रिगार्डिंग एवरीवेयर, चाहे आप 32 रख लें, जो भी रीट रखें, PIL लिखे, जो भी लिखें, यहाँ पर क्या लिखते हैं, the special leave of petition most respectfully swept, the special leave petition of the petitioner, the special leave petition मतलब ये special leave petition of the petitioner most respectfully swept, है ना, this is some sort of oath petition। नाउ अब जरा देखिए, इसके बाद पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 का ये चक्कर शुरू हो जाता है। पैरा 1 क्या कहता है, द पिटिशनर ऑब्लिक पिटिशनर्स, जरा सोच करके देखिए, क्योंकि अभी हम दिमाग लगाना चाहते हैं, इसके बाद दिमाग नहीं लगाएंगे। जरा सोच करके देखिए कि पिटिशनर और पिटिशनर्स ऑब्लिक क्यों लिखा है इस फॉर्मेट में, बिकॉज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमो ऑफ पार्टीज, यदि एक है तो पिटिशनर लिखेंगे, मोर देन वन है तो पिटिशनर्स लिखाएगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकता है, तो एज पर रिक्वायरमेंट उसको चेंज करेंगे। above named, that is above named in the memo of parties, respectfully submits, सबमिट और सबमिट्स क्यों, बिकॉज यहाँ एस है तो यहाँ भी एस होगा, अदरवाइज नहीं। सबमिट दिस पिटिशन, ये जो पिटिशन है, seeking a special leave to appeal against what, अब यहाँ पर द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ, अब इसके बारे में क्या लिखें, अब आप आइए आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 क्या लिखता है, फ्रॉम एनी कोर्ट और फोरम, जजमेंट ऑर्डर, है ना, तो वो चीज आप स्पेसिफाई करेंगे, एनी काउज एंड मैटर, तो एनी काउज आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि किस केस में, किस कोर्ट से, और क्या जजमेंट का नेचर है, ये तीनों चीजें आपको यही पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी देख लीजिए कैसे, ये पैरा 1 में ही लिखते हैं, द अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ, here specify the court and tribunal against whom the order or leave to appeal is sought for, through, with number of cases, date of order, nature of order, such as allowing, dismissing the matter, granting or refusing the interim relief। यहाँ पर क्या है, क्या लिखेंगे आप, उसी चीज को आप जरा फिर से देखिए, अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर, फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ABC High Court passed in writ petition, civil or criminal, case number such and such, and whereby or thereby the petition is allowed of the petitioner or petition is dismissed of the petitioner, or that's it। इतना दिमाग लगा लिया, फॉर्मेट डेवलप कर लिया, और उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। Am I clear up to this point or not? तो पहला पैराग्राफ लिखने में आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, स्टार्ट एंड एंड, उसमें करना क्या है,
सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्पुंग जजमेंट। आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर पार्ट में ऑर्डर डेटेड आप लिखना भूल जाइए, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? भैया उस काउच में उस हाईकोर्ट के द्वारा 10 ऑर्डर होगा, आप कौन ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। या केस नंबर लिखना भूल जाइए, तो उस हाईकोर्ट में कौन सा केस नंबर है, या फिर हाईकोर्ट का नाम ही भूल जाइए, ट्राइब्यूनल फोरम का ही नाम भूल जाइए। सो दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं अपने घर, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, एड्रेस ही क्लियर नहीं है, तो चिट्ठी जाएगा कहाँ? आपने सब कुछ लिख दिया और डिस्ट्रिक्ट लिखना छोड़ गए, अब पटना लिख दिया। भैया पूरे इंडिया में पटना 2-3 जगहों पे है, कौन सा पटना जाएगा? तो देयर इज अ कंफ्यूजन। तो आपको सारे कंफ्यूजन को रिमूव करना है और वो चीज वहां रिप्रेजेंट करना है। एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, किस फोरम से आ रहा है, ऑर्डर का नेचर क्या है, इंट्रीम है तो इंट्रीम वर्ड लिखिए, आप फाइनल है तो फाइनल वर्ड लिखिए, सो दैट कि कंप्लीट क्लियरिटी इस पैराग्राफ से निकल जाए। उतना ही करना, उससे ज्यादा तो करना नहीं। ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि आप यहाँ क्लियरिटी दे दो, उसके बाद आप बताओ कि भैया इशू क्या इन्वॉल्व, क्वेश्चन ऑफ लॉ। सीधा सीधा आ जाते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ बता दो क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है कि डिक्लेयर करो कि ये पहला पिटिशन है, दूसरा पिटिशन है। ये भी डिक्लेयर करो कि नीचे वाला जो कोर्ट का रिकॉर्ड है वो आपने डाला है या नहीं। The petitioner states that no other petition seeking leave to appeal has been filed by behalf or against the impugned judgment or order. और यदि आपने पहले इन्वोक किया है, विड्रॉ किया है, फिर वापस आ रहे हैं तो वो भी मेंशन करो, ये डायरी नंबर था और यहाँ विड्रॉ किया था और अभी ये स्टेटस। सो डिक्लेयर ये भी करो कि the annexes produced along with the SLP are true copy of pleadings documents which are formed part of the record of the case in the court or tribunal below against whom the order to leave to appeal is sought for in this petition. अब आप मुझे बताइए पैराग्राफ 3 और 4 लिखने के लिए क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, आप मुझे जरा समझा दीजिए। थोड़ी सी है। थोड़ी सी है, क्या है? वो तो अलग पिटिशन, सिविल की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल की बात नहीं करूंगा, वो तो बाद में करेंगे। बट यहाँ एज यूजुअली सिविल की बात कर ले तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने के, सीधा सीधा आपको मैंने वोमिटिंग करना पड़ेगा ये चीज एवरी टाइम। या मैजिकली आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खटाक से बिना सोचे लिखिए और अंत कीजिए। मैंने ये लाइन जो है ना एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको दिमाग लगाने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ। इवन पैरा 1 पे भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा और नीचे जाएं, then you have to apply your brain for the ground। यानी 5 के लिए जरूरत पड़ेगी। इंट्रीम यदि है तब आपको यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा ग्राउंड, और उसके बाद प्रेयर में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मेन प्रेयर एसएलपी का क्या होता है? अलाउ द एसएलपी, अलाउ द एसएलपी, यस। एंड इंट्रीम रिलीफ के लिए है तो यहाँ आपको कुछ लिखना पड़ेगा। सो 6 और 8 इज डिपेंडेंट कि इंटरिम रिलीफ रिक्वायर्ड है या नहीं, यदि जरूरत है, मतलब ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील आप क्या चाहते हैं। यदि कोई रिलीफ रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पर पुट अप करेंगे, अदरवाइज वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, जब हम क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखते हैं तो क्या हम सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखें या ये लाइन भी लिखना जरूरी है? कुछ लोग एग्जाम में इस लाइन को लिखना पसंद नहीं करते, या टाइम नहीं होता, ये छोड़ देते हैं और यहाँ पर भी डंडी मार देते हैं जो कहते हैं
यदि ये लाइन लिख दे, लिखना है या नहीं आपको डिसाइड करना है, आप ब्रेन में सेट कर दें, द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द लॉ अराइजिंग फॉर कंसिडरेशन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, उसके बाद 1 2 3 करके नीचे ग्राउंड लिख दीजिए। तो ये सेरिमोनियल पार्ट आपको पुटअप करना है या नहीं, माइंड सेट कर लीजिए। ये रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब एसएलपी में भी ऐसे ही जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाइए। तो इस तरीके से जो है ना, इसी चीज को थोड़ा और मॉडिफाई करें आप, तो आपको क्लियरली ग्राउंड भी यहाँ दिख जाएगा। लीव टू अपील साउथ फॉर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, और यहां से ग्राउंड शुरू हो जाएगा। उसी का कंटिन्यूएशन है, इसके यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रैकेट में है ये आपको लिखे वहां रिप्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं, उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। देन व्हाट इज लेफ्ट इनटू द एसएलपी, आगे आपको जब कंक्लूड कैसे करना है, इंटरप्रेट हो गया यहाँ, उसके बाद आपको यहाँ प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, सेटल्ड बाय लिखना है, और एडवोकेट फॉर द पिटिशनर सिग्नेचर लिखना है। इस पे पार्टी का कोई सिग्नेचर नहीं होगा। अदरवाइज ट्रायल कोर्ट में पार्टी का सिग्नेचर होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट। ऑफ कोर्स फॉर्म सर्टिफिकेट विद एन एफिडेविट, सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट, ये फॉर्म 28 का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है। दिस इज सप्लीमेंटिंग टू फॉर्म 28, और बिना इसके फॉर्म 28 कंप्लीट नहीं होता है प्रैक्टिकली। बट इनटू द एग्जामिनेशन आपने यदि फॉर्म 28 प्रॉपरली प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, फॉर्म 28 के साथ एक चीज और लगता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो है एक सिनॉप्सिस और दूसरा लिस्ट ऑफ डेट, जो आउटसाइड और फॉर्म 28 से पहले लगता है, नेसेसरी पार्ट है। फैक्ट को कहां डिस्कस करेंगे आप, फैक्ट को तो डिस्कस करना ही नहीं है, फैक्ट को रिप्रोड्यूस कहां करेंगे, फैक्ट क्या है वो कहां से लाएंगे, इट इज द लिस्ट ऑफ डेट्स। और आपका केस क्या है, कैसे बताएंगे, दिस इज द सिनॉप्सिस। ये सारा तो स्पेसिफाइड एंड एक्सपर्ट पार्ट हो गया ना। तो कई बार आपको एग्जाम में जब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, 20 मार्क्स के, तो आपको ये कहा जाएगा कि इसमें लिस्ट ऑफ डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, सिनॉप्सिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो 20 मिनट में 20 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फॉर्म 28 पूरा आप रिप्रोड्यूस करें। एफिडेविट नॉट रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड यदि कई बार पूछ लिया जाए, बोल दिया जाए कि इट इज रिक्वायर्ड, then meaning thereby you need to produce. If they say it is not required, the meaning thereby it is not mandatory, you can. और कहीं पे साइलेंट रहे तो उसका मतलब है कि डिसाइड योरसेल्फ इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? सो वो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ये वो पार्ट है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। और नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, और सेम थिंग यदि मैं इसको बंद करूं यहाँ पे, और आपको मैं थोड़ा सा बंद नहीं करना चाह रहा हूँ, ये दिखाना चाह रहा हूँ, अगेन गो टू दिस पार्ट, दिस इज एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस। बहुत इससे कम शब्द में नहीं किया जा सकता है, बहुत साइंटिफिकली ये वर्ड यहाँ पर चूज करके आपके सामने रखा गया है, एंड दीज आर ऑप्टिमल एंड मिनिमम। आप खुद इस सेंटेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, करनी नहीं चाहिए, और उसको एग्जैक्टली मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस कीजिए, इतना करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग आपके लिए आसान है, बिलीव मी।
और जब हम एसएलपी को हटा दें और अपील की बात करें, क्लियरली अपील की बात करें, तो अपील में हम क्या करते हैं ये देखिए, आपको हम बताते हैं। एक चीज और बतलाते हैं, वो जरा ध्यान से देखिएगा। अपील में जैसे पहला पैराग्राफ है ना, इसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ फिक्स नहीं होता, अपील में फिक्स नहीं होता। और अपील में अकॉर्डिंगली रूल एंड रेगुलेशन में चेंज करने के बाद पिटिशन के अंदर क्या चेंज करते हैं, पिटिशन के अंदर पैराग्राफ 2 को खिसका करके पैराग्राफ 3 पर ले आते हैं, और पैराग्राफ 2 के जगह पर 1 को कुछ नहीं डिस्टर्ब करते, एज इट इज रहने देते हैं, और 2 पे हम सिर्फ एक और हेड बना देते हैं, वो है ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस। और जो लिस्ट ऑफ डेट हमने बाहर कर रखा था उसको अंदर ले लेते, दैट्स इट। आर यू कन्विंस्ड विथ मी और नॉट? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। इसमें जो है ना, अभी फैक्ट केस के कहां पर हैं, आउटसाइड दिस फॉर्म 28, यस सर। उसको अंदर लाना है, ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस को अंदर लाना है क्रोनोलॉजिकली। कैसे अंदर लाएंगे, कहां पे लाएंगे? लेट अस पुट एट द पैरा 2 बनाते हैं, ये पैरा 2 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, दैट्स इट। यस सर, ओके सर, दैट्स इट। और क्या होंगे, ये पहला चेंजेस होगा कि फैक्ट को आपने अंदर लिया। दूसरा, क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां रहेगा ही रहेगा, आप एपलेट में अपील में तो क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता ही है। यस सर। तीसरा पॉइंट, या फिर ये भी फिक्स नहीं है कि आप 2 पे ही फिक्स करें, आप फर्स्ट 4 पैराग्राफ को वैसे ही छोड़ दें, उसके बाद फैक्ट को लाएं, दैट इज योर ओन डोमेन। वहां फिक्स नहीं है ना। अच्छा, उसके जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन बदल जाएंगे। रेस जुडिकेटा, ये जो डिक्लेरेशन नंबर 3 है, ये रेस जुडिकेटा ही है ना। यस सर। अच्छा, उसके अलावा कुछ और चीज आपको इंसर्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन। जैसे हम रिट लेकर के यदि आएंगे तो रिट में हमको अपना लोकस डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। कैसे हम इस काउच से अफेक्टेड हैं, और आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ के जगह पर ये बताना पड़ेगा ना कि आपको विच फंडामेंटल राइट इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड। दैट्स द ओनली चेंजेस इज रिक्वायर्ड। आपको मैं यहां दिखाऊं थोड़ा और, मैं आगे जाऊं फॉर्म 30 आगे रिट पे, पीआईएल पे, आपको मैं जरा दिखा देता हूं। दिस इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट पिटिशन, क्लियर है यहाँ पे? यस ठीक सर। है, यहाँ पर आप ऑर्डर भी इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज योर ओन डोमेन, नो वन विल स्टॉप यू। आप देखिए पिटिशन यहां से शुरू हो गया। पहला क्या है, पैराग्राफ पहला क्या है, पर्टिकुलर ऑफ द काउस ऑर्डर अगेंस्ट विच द पिटिशन इज मेड। हमने एसएलपी में क्या कहा था, इम्पुग्न्ड ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ जो इम्पुग्न्ड नोटिफिकेशन है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंड पे भी आता है ना, वो बताइए आप इम्पुग्न्ड का क्या इन्फ्रिंजमेंट या नेचर है और कहाँ उसके पर्टिकुलर्स क्या है, राइट। सो डेट ऑफ ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, पॉलिसी, डिसीजन एटसेट्रा passed in case or file number and whatever passed by authority tribunal, यही चीज था ना। और सब्जेक्ट मैटर इन ब्रीफ, जिसमें क्या हुआ, hereby allowed or dismissed टाइप से। So is there much more changes into the para 1 with SLP? The answer is no. नो। स्ट्रक्चर तो वही है ना। कुल मिलाकर के इम्पुग्न्ड पार्ट को आपको कन्विंस करना है कि यहाँ ऐसे है। थोड़ा और हम आगे चलें तो दूसरा क्या था पैराग्राफ में, क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ क्या है, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंज, इसका कोर पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट, इसीलिए ना 32 है। तो आपका कौन सा फंडामेंटल राइट कैसे इन्फ्रिंज हो वो बता दो। यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बनेगा, क्या क्या इन्फ्रिंज हुआ है, सिर्फ उतना बताओ ना आप। मैम, am I clear up to this point or not? यस सर। So the order is same, what is the change?
यहाँ आपको ब्रेन में कन्विंस करना है आपको कि नथिंग चेंज, सेम ऑर्डर आर देयर। थोड़ा और हम आगे चलें तो यहाँ पर क्या है, डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन है? दैट द नो प्रोसेसिंग ऑन द सेम सब्जेक्ट रेस जुडिकेटा। आपने जो रेमेडी एग्जॉस्ट की है उस रेमेडी का डिटेल्स, एक नई चीज आ गई है, इफ हैवियस कॉर्पस, तब ये वाला क्लाउज आएगा, अदरवाइज नॉट। उसके बाद क्या है, आप देखिए ये स्टार्ट हो गया है, विच इज कॉल्ड द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, विच इज इनसाइड द पिटिशन, बिकॉज दिस इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। यही मैंने मेन चेंज है ना। उसके बाद है क्या, ग्राउंड है, ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ है, मेन प्रेयर है, इंटरिम प्रेयर है, पिटिशन फिनिश। आप समझाइए फॉर्म 28 से ये कितना अलग है? सिर्फ फैक्ट को अंदर कर लिया है, दैट्स इट। सिनॉप्सिस बाहर आप लिख ही दीजिए। चलिए मैं पीआईएल की बात करता हूँ, और इसमें जो रिट का जो नेचर है, जो स्पेसिफाइड हो जाता है, वो बेसिकली पैरा 1 एंड पैरा 2 में रिक्वायर्ड चेंजेस हैं। आपका कौन सा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है ये तो बताएंगे, सिर्फ कहानी बताने से थोड़ी चलेगा, isn't it? और इसका जो प्रेयर है वो स्पेसिफिक होगा कि आपको क्या चाहिए, मेन प्रेयर क्या चाहिए। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि अलाउ द स्पेशल लीव टू अपील और उसको अपील में बना दो। यहाँ तो आपको स्पेसिफिकली कहना पड़ेगा कि ये करो, इसको ये डायरेक्शन चाहिए, उससे वो डायरेक्शन चाहिए, ये चीज क्रॉसिंग चाहिए, ये सेट असाइड चाहिए, तो वो सारा स्पेसिफिकली आपको बोलना पड़ेगा। बट द स्ट्रक्चर इज द सेम। कोई डाउट है? नो सर सर। अपील में डिक्लेरेशन नंबर चेंज हो जाएगी ना, या फिर डिक्लेरेशन नंबर हम देंगे ही नहीं? क्या अपील में? जैसे फॉर्म 28 में डिक्लेरेशन हम रूल 3(2) में देते हैं एंड 5 में देते हैं, बट अपील में तो हम ये मेंशन नहीं कर सकते कि रूल 3(2) है या 5 है। आप रूल 3(2) मेंशन कीजिए या ना कीजिए, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो अलाउड है। और वो कैसे अलाउड है, उसमें लिखा हुआ है आपका फॉर्म, मैंने अपील वाले में, एज पर नेसेसरी अमेंडमेंट टू Yes, फॉर्म sir. 28, क्योंकि वो भी फॉर्म 28 पे भी रूटेड है। आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। रूल में वो लिखा हुआ है। सो आपको रेस जुडिकेटा तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। कैन यू थिंक एनी एप्लीकेशन जहां पर आप ये लीगल पोजीशन आप डिक्लेयर नहीं करें कि पहला है या दूसरा है, या हमने दूसरा नहीं फाइल किया है? हैव यू मूव्ड एनी एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड की जहां आपने ये डिक्लेयर नहीं किया हो और रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन नहीं लगाई हो और कोर्ट नहीं ये वर्क हो? No, sir. दिस इज द प्रिलिमिनरी कोरम कि आपको वो डिक्लेयर एनी मैनर, आपको तो वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस इंपुंग जजमेंट के अगेंस्ट मेरा ये कोई फर्स्ट एंड ओनली ऑर्डर, फर्स्ट एंड ओनली पिटिशन है। और यदि आपने कुछ दूसरा किया है तो उसका पूरा डिटेल आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी अमाउंटेड एज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट Okay, sir. एंड प्लेइंग फ्रॉड विद द कोर्ट। क्यों नहीं होना चाहिए, जरा यहाँ यही तो दिमाग लगाने की बात है। Sir, and at the end जब हम लिखते हैं for your kindness the petitioner as duty bound, वो हम लिखेंगे SLP and writ में भी? नहीं, उसके लिखने और नहीं लिखने का क्या फर्क है? दिस इज द मैनर्ड वे टू रिप्रेजेंट एनी एप्लीकेशन, राइट? वो हर जगह लिखाना चाहिए। Okay, sir. Actually फॉर्मेट में दिया नहीं क्यों हुआ नहीं था। लिखाना चाहिए? उसको हम अपने हिसाब से, आप यदि कोर्ट से चिढ़े हुए हैं तो आप मत लिखिए, अपना प्रोटेस्ट कीजिए, बट ये एक मैनर्ड है। आप ये कहिए टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लर्नेड कोर्ट या कहीं भी, हम ऑनरेबल नहीं लिखना चाहते, मत लिखिए आप। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब जो फेथ और बिलीव आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं है। सो इसके अंदर छेड़छाड़ करके मतलब क्या फर्क पड़ेगा, मेरिट पे क्या फर्क पड़ रहा है? These are a disciplinary word and culture which should not be disturbed. मेरा सिर्फ इतना कहना है, और रेस्ट आप डिसाइड कीजिए, फॉर्म का पार्ट नहीं है,
ड्यूटी बॉन्ड लिखने में एक क्लैरिटी आ जाती है, एक अपनी बाइंडिंग रिफ्लेक्शन है, नथिंग रॉन्ग इनटू दैट, इट्स अ फॉर्मल। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत कुछ कंसर्न नहीं है, आप वो लाइन बचाना चाहते हैं एग्जाम में, यू कैन डू दैट, दैट इज योर ओन डोमेन, ठीक है। सो आप जरा देखिए, एक ही स्पेशल पार्ट यहाँ पर ये है, वो है फैक्ट को यहाँ लेकर के आना एंड नथिंग एल्स, और वो भी कंसाइज क्रोनोलॉजिकल, और सारा फैक्ट नहीं, जो रिलेवेंट एंड जरूरी है केस डिसाइड करने के लिए वही फैक्ट लाइए, और यहीं पे आप एनेक्सर मार्क करेंगे कि हाँ दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, that the only thing is there, otherwise 7 and onward, 7, 8, 9, 10 ये तो SLP का हूबहू कॉपी एंड प्रॉपर है या नहीं? और ये जो 10 वाला जो पार्ट है, आप जरा यहाँ पर देखिए, ये डिक्लेरेशन भी मैंडेटरी है, ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ आ गया है ना, डिटेल ऑफ रेमेडी एग्जॉस्टेड, 5 कोई मैंडेटरी नहीं है, वो तो हैवियस कॉर्पस होगा तब ये अप्लाई हो, अदरवाइज इसको हटाइए। और ये फॉर्म जो है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे, सॉरी, रूल, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, सो वी कैन डिस्टर्ब द ऑर्डर, ऑर्डर भी हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे वो गलत नहीं होगा, लेकिन क्यों करें, उनके लिए क्योस क्यों करें कि आपको यदि पता है कि इधर से जाने के बाद, सी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 3, देखा है ना? यस सर। इसको उठा करके पीछे ले जाया जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? बहुत बेकार। तो जो सेट पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है, मेरे कहने का मतलब ये, आप कल को ये अनाउंस हो जाए, देन हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, चलो ठीक है वहीं पे करेंगे, लेकिन पहले जो अभी कोर्ट नंबर 1 है वहां घुसेंगे, एक छोटा सा शॉक मिलेगा, अरे ये नहीं, मुझे तो उधर जाना है, ये एक लिटिल बिट सर्टेन डिस्टर्बेंस है ना। तो ये उस तरीके का होगा यदि हम ऑर्डर को डिस्टर्ब करें, उसी ऑर्डर में ले लें, तो मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, इसीलिए उसी ऑर्डर में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नई चीजें आएंगी पिटिशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंगली वहां लेंगे। अब आप जरा देखिए, थोड़ा सा और मैं आगे एलोबरेट करता हूँ, 2 मिनट और मैं वहां पे चलूं। यदि मैं PIL के तरफ जाऊं, क्योंकि ये PIL का फॉर्मेट, इसमें क्या चेंजेस है? यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, आप आगे आइए, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, पैराग्राफ वो भी वही है। अब पैराग्राफ 2 इंसर्ट किया है, और पैराग्राफ 2 क्या कहता है? आप PIL में आपका लोकस तो है नहीं, आप तो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, जो अफेक्टेड पार्टी है वो तो आया नहीं है, आप थर्ड पर्सन है जो उस पार्टी के बिहाफ पर आ रहे हैं, है ना? तो आपको अपना लोकस डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, एब्यूज नहीं होना है तो आपका उस पर्टिकुलर काउज से कैसे कनेक्शन, दिस इज एंटीसीडेंट ऑफ द पिटिशनर। सो आपका पूरा नाम, पता, डिटेल, स्टेटस, ये चीज रिक्वायर्ड है क्या? ये जरूरी नहीं है, जरूरी है इसलिए एक पैराग्राफ इंसर्ट किया गया। अच्छा, आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है आपका कैसे कनेक्शन है। The petition is filing the present petition on his own and not at the instance of someone else. The litigation cost, including the advocate fees and traveling fees, expense of lawyers, if any, is borne by the petitioner itself. तो कहने का मतलब ये है कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है फॉर द PIL, ये PIL का स्पेसिफिक डिमांड है, तो यू नीड टू डिक्लेयर इनटू देम, दैट इज antecedent of the petitioners, complete things, relevant information regarding petitioner and its interest। उसके बाद क्या है, फिर से ये पैराग्राफ यहाँ ले आया, fact constituting the cause of action, that is the question of law, that is the grievance, that is the infringement of fundamental right।
उसी चीज को दूसरे शब्दों में यहाँ कह देते हैं कॉज ऑफ एक्शन। इन्फ्रिंजमेंट क्या है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बिकॉज यू आर द स्ट्रेंजर इन द केस। डिटेल्स ऑफ द रेमेडीज एग्जॉस्टेड, इसके पहले आपने क्या क्या कोशिश किया है, और देन देयर आफ्टर nature and extent of injury caused or likely to be caused to the public. It is the demand of the PIL. तो एक स्पेसिफिक पैराग्राफ उसके लिए नोटेड है। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट इफ एनी ऑफ द पिटिशन, यदि आपका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिए कि इंक्लूडिंग दोज मैं भी अफेक्टेड हूं, एंड डिटेल ऑफ ऑल द केसेस व्हिच इज कंसर्न टू देयर। तो आपका और केस के बारे में इतने डिस्क्लोजर ऑलरेडी रेज होते हैं, इसलिए आप वहां पर करें, और उसके बाद किस अथॉरिटी से क्या रिलीफ चाहिए वो करें, और उसके बाद फिर ये 4 पैराग्राफ एज इट इज। So these are the certain declarations, except this paragraph number 3। इसको हम नीचे ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम नीचे लेकर के यहाँ पर ले आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एट 11 के ऊपर इसको 10 बना ले तो, क्योंकि फिर वो रीड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। एंड दीज आर द डिक्लेरेशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द PIL। Am I right or wrong? Right, sir. Right, sir. So are you convinced ना? Yes, sir. So इस तरीके से जाना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो अगेन आई वुड लाइक टू कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड व्हिच इज कॉल्ड, सो सेम थिंग इज देयर। पहले तो मैं इन दोनों स्लाइड्स को कंक्लूड बंद करूं। अब आप देखिए, इस गजट नोटिफिकेशन के बजाय फिर से मैं चलता हूं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन पे। और इस एग्जामिनेशन वाले पार्ट में मैं चलता हूं ओल्ड क्वेश्चंस। इज देयर एनी क्वेश्चन पेपर ऑन दिस स्क्रीन? क्योंकि ये मिसअप होता है, थोड़ा सा जरा मैं चेक कर लूं। नहीं, कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं है। सो लेट अस कम टू दिस ओल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये है ड्राफ्टिंग के पेपर, है ना। अब ये ड्राफ्टिंग के पेपर्स को यहाँ पिकअप कीजिए। 40 पेज का ये पेपर है, आपको दिख रहा है। 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड फॉर द रीडिंग फॉर दिस 40 पेजेस। आधे घंटे में आपको, अब ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो कंपलसरी है उसमें आपको कवर पेज भी बनाने हैं, इंडेक्स भी बनाने हैं, सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट भी बनाने हैं, SLP विथ एफिडेविट भी बनाने हैं, सर्टिफिकेट बाय द AOR भी बनाने हैं, इंटरिम एप्लीकेशन इफ एनी लाइक कंडोनेशन ऑफ डिले एंड अदरवाइज तो वो भी आपको बनाने हैं। सो द थिंग इज, होता बहुत कुछ है, अपेंडिक्स और वो सारा नहीं, सारे हेड में आप बनाना शुरू कीजिए, कवर पेज, इंडेक्स और ये सारा। टाइम कम मिलेगा। आप देखिए ये क्वेश्चंस मेरे सामने आया, हमने क्या किया, सीधा सीधा पहले कवर पेज, इंडेक्स, सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट तो बाद में बढ़ाएगा, SLP वो होगा, सर्टिफिकेट। इन सारे चीज को लिखने के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो फटाफट लिखाना चाहिए। हमको सोचने की जरूरत होगी सिर्फ सिनॉप्सिस पे। लिस्ट ऑफ डेट ऑलरेडी पिकअप हो जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम पेंसिल से मार्क करेंगे, कॉपी पेस्ट, nothing into them, new into them. We need to think only ground, synopsis and question of law. That's it. और कहीं हमको सोचने की जरूरत नहीं। और इसके लिए केस बिल्डअप करने के लिए हमको सिर्फ इम्पुंग जजमेंट चाहिए पहले, और ये पक्का है कि हमको करना क्या है, इम्पुंग जजमेंट का उल्टा चैलेंज करना है ना उसको, या फिर एक SLP दे दिया गया हो तो उसके ग्राउंड को
चैलेंज करना है ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, दैट इज रिप्लाई फाइल करना है। अब आप जरा देखिए इसकी बात यदि हम करें, क्वेश्चन नंबर, दिस इज सेक्शन 1, ये है ट्रीटिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें जरा, लेट अस सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, वेयर इज दैट, दिस इज सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है, ये आपको इम्पुंग जजमेंट दे दिया गया, इम्पुंग जजमेंट रिजर्व्ड ऑन, इम्पुंग जजमेंट प्रोनाउंस ऑन, है ना। और ये क्या था, सिविल रिवीजन पिटिशन था। रिवीजन पिटिशन में क्या होता है, क्या लिमिटेशन है रिवीजन का, ये तो हमको थोड़ा यहां से क्लू लेना पड़ेगा। रिवीजन का मतलब ये है, तभी रिवीजन फाइल होता है जब कोर्ट बिलो अपने जुरिडिक्शन को ओवर रीच करे, एक्सीड करे, ड्यूटी डिस्चार्ज ना करे। रिवीजन इज एरर कमिटेड एट द एंड ऑफ कोर्ट। मेरिट तो अपने जगह है, सब्सटैंशियल पार्ट परवर्स करे कोर्ट को, तभी रिवीजन होता है। एम आई क्लियर और नॉट? एक चीज और है, तो जैसे ही हमने सिविल रिवीजन देखा, मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि हमको सिर्फ वही चीज पकड़ना है कि कोर्ट ने क्या गड़बड़ी की होगी। हाई कोर्ट ने उसको स्किप किया। हाई कोर्ट इज ऑल्सो ड्यूटी बाउंड टू एक्सपोज और फिक्स दैट एरर। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम चैलेंज कर रहे हैं, यानी हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को फिक्स नहीं किया है, विच इज कंटिन्यूइंग थ्रू द कोर्ट बिलो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। अब ये है कि किसके बिहाफ पे फाइल हो रहा है। सो पहला पैराग्राफ आप जरूर पढ़ेंगे, द प्रेजेंट रिवीजन पिटिशन अराइजिंग आउट ऑफ द सूट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट, who suit filed by the respondent under section 6 of the specific relief act for recovery of possession against the petitioner। so plaintiff कौन था ये समझ लीजिए। the suit was decreed by the learned district judge by judgment degree since 6 prohibits maintainability of appeal or review against any order and decree passed under section this revision petition under section 115 has been filed। सो 115 के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या स्पेशल है वहां ना। उसके बाद ये फाइल हो गया, सारा कंडीशन आपको वहां पे सबका लोकस समझ में आ जाएगा 1 पैराग्राफ से। अब हम सीधा चलें लास्ट में, इम्पुंग जजमेंट है ना, अंत में देखें कि क्या करता है। ये लास्ट देखिए, consequently the court does not find any merit in civil division petition, accordingly it is stand dismissed। डिसमिस कर दिया। अब क्या करना है, यानी हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, दो कोर्ट हारा हुआ है, दोनों कोर्ट में बिल्कुल एक ही जैसा है और सेम चीज यहाँ आ रहा है। तो निश्चित रूप से सम परवर्सिटी देखना पड़ेगा। अब ये क्या किया कि क्यों किया ऐसा, तो क्यों का रीजन आपको लास्ट 2-3 पैराग्राफ के फाइट, द इम्पुंग जजमेंट डिग्री पास अंडर सेक्शन दिस इज नॉट परवर्स। ये कह रहा है नॉट परवर्स और आपको कहना है परवर्स है, फ्रॉम एनी जुडिशियल इम्प्रोपराइटी। तो आपको यहाँ पर जुडिशियल प्रोपराइटरी सेट करना है, इम्प्रोपराइटरी। जो ये फाइंडिंग है वो फाइंडिंग क्लियर नहीं और इसको रिवर्स करना है। सारे ग्राउंड में आपको यहीं से लेना है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। हेलो मुकेश जी, बधाई हो। अरे हम तो इसीलिए आपको रात में फोन किया, छोड़ दिए कि भाई साहब आप जो है ना थोड़ा सा इन्वाइट कर लीजिए, आप लोग बिजी होंगे आराम से।
संतोष जी, आई एम सॉरी मैंने बीच में छोड़ करके कुछ अर्जेंट कॉल था उसके लिए। आई एम सॉरी, इट वाज वेरी अर्जेंट। यस सर। सर माइक भी ऑन था सर आपका। हाँ, नो इशू, क्योंकि कल इलेक्शन का रिजल्ट आया और बहुत कुछ था वहां पर। अभी हमने यहाँ पर अभी आपको क्या दिखा रहे थे, आई वाज फॉरगेट क्वेश्चन पेपर। आई एम सॉरी, आई वाज डिस्कसिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर एंड इट वाज द स्टैंड क्वेश्चन पेपर, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि जैसे ही पिटिशन आप पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको अपोज करना है या इसको फेवर करना है, और ये आइडिया आपको मिल जाएगा इनिशियली पहला पैराग्राफ से, यदि जजमेंट है तो। समझे? फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में ही आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कोर्ट ने क्या किया है, किसको हम चैलेंज करें। मतलब कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा आगे पीछे जाने के बजाय हमको एक ही चीज समझना है कि हमने किस ऑर्डर को चैलेंज करना है और किस सिचुएशन में चैलेंज करना है। वंस द मोमेंट यू लोकेटेड द कोर पार्ट कि इसको चैलेंज करना है, तो उसकी जो फाइंडिंग है उसके ऑपोजिट आपको जाना है, उसी को एरोनियस डिक्लेयर करना है, उसके लिए रीजन ढूंढने हैं। सो इस ऑब्जेक्टिव के साथ यदि क्वेश्चन आपके हाथ में आता है, विद इन 5 मिनट यू आर एबल टू लोकेट, और ये ऑब्जेक्टिव लॉस्ट और क्वेश्चन आपके हाथ में है, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कंफ्यूज करेंगे, कभी यहां से वहां जाना है, उसको ऐसे लिखना है, उसको वैसे लिखना है, लिस्ट ऑफ डेट बनानी है तो वहां प्रॉब्लम होगा,
बहुत सारे प्रश्न। सो ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड कि पहले क्या ढूंढना है, उसको कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज हमको क्लैरिटी देगा, उसी चीज को पहले पिकअप करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? So this is something concerned to the drafting। और आपको बताऊं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन को पढ़ूं, बट स्टिल आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर ऐसे ही खोलूंगा, उसको पढ़ूंगा और उसके बाद ग्राउंड और सिनॉप्सिस डेवलप करूंगा एंड लाइव नोट करेंगे कि कितना टाइम हुआ। बट वो चीज समझ में तभी आएगी इफ समवन इज रेडी विथ एटलीस्ट फॉर्म 28। Am I clear up to this point Yes, or sir. not? सो अब चार्ज मेरे हाथ से निकल गया है और आपके हाथ में है। नाउ दिस इज अ चार्ज ट्रांसफर। और इसमें एक चीज और मैं बतलाऊं, जो सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो जुरिडिक्शन का पार्ट है, ऐसा व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज जुरिडिक्शन में जब आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को 136 आर्टिकल को पढ़ेंगे, 32 को पढ़ेंगे, वहीं से आपको उसका लिमिटेशन निकलना शुरू हो जाता है। 32 में ये कहता है कि फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के लिए, इन्फ्रिंजमेंट के लिए है ना, नो अदर राइट्स। और यदि अदर राइट्स की बात हो रही है तो 226 जाएगा। तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा ना, स्पेशली पिटिशन पे फोकस रहना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट ही इन्फ्रिंज हो रहा है, कौन सा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है और उसकी रेमेडी क्या है। इतना तो विजिलेंट जो आप रहेंगे और वो जो डिक्लेरेशन वहां लिखेंगे सारा कि मेरा ये लोकस है और ये सब कहां से आता है ये कंडीशन। It is exactly coming through provision of law। यदि आप अपील डालेंगे तो उन्होंने एग्जामिनर ने भी बतलाया, आपको लेक्चर में भी बतलाया, कुछ अपील के लिए ये एकदम क्लियर है कि फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट ही अपील आएगा, इंटरिम के अगेंस्ट नहीं आएगा। तो आपको ब्रेन में ये सेट करना पड़ेगा ना, किस किस में ऐसा है जो कि फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट ही आना है। और यदि वहां फाइनल ऑर्डर नहीं है तो यहाँ अपील तो आ नहीं सकते, उस सेक्शन में अप्रोच तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस सेक्शन के कंडीशन को फॉलो ही नहीं करता। तब क्या बचता है? तब बचता है एसएलपी। और यही ट्रैप होंगे आप लोग। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़िए, उसको पढ़िए और ये डिस्टिंक्शन ब्रेन में सेट कीजिए और उसको कैटेगराइज कीजिए कि इस पार्ट में पहले अपील यहाँ जाएगा और किस एनी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाएगा, या फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाएगा, या इंटरिम भी अलाउड है। यदि इंटरिम नहीं है तो वहां अपील तो जाएगा नहीं। और अपील क्लियरली सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन ऑफ लॉ में कहीं ना कहीं अलाउड है, तभी अपील। और यदि नहीं अलाउड है तब आप अपील नहीं जा सकते। ये क्लियर। ओनली अपीलेबल ऑर्डर जो भी है, अदरवाइज आप अपील में नहीं जाकर के एसएलपी इज ओपन फॉर यू। और यहीं पर लोग ट्रैप होंगे कि इसके अगेंस्ट अपील होगा या एसएलपी होगा। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Very clear. Yes, sir. So Very ये clear. पार्ट है जहां पर लोग फंसेंगे और उसको कैसे दूर करना है, इस चीज को समझना पड़ेगा। Now let us come to the normal and general discussion। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जिससे अब अभी सर जो अभी थोड़े वीडियो लेक्चर ऑन करें, हुए थे। वीडियो ऑन करें, अच्छा लगता है बात करके। अच्छा सर 1 मिनट देना पड़ेगा फिर आपको मुझे। मोहित जी रेज हैंड।
यस मैम। तो मेरा ना वही डाउट है कि जैसे अभी इस बार जो हुआ था लेक्चर जो उन्होंने जिसमें उन्होंने पेपर पैटर्न ड्राफ्टिंग में थोड़ा समझाया था, तो सर उन्होंने यही कहा था कि अब इस बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या ड्राफ्ट करना है। तो सर वही अंडरस्टैंड करना था कि फिर क्या हम फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली अभी देखिए, अभी मैंने ड्राफ्ट करना लास्ट है। लाइन वही चीज बताया है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अपील अलाउड है सुप्रीम कोर्ट में, बट जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आता है उसमें ये लिखा हुआ है कि ओनली फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर मतलब जब वो फाइनलिटी अटेन कर ले, राइट, और उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर से हम एग्रीव्ड हैं और हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर गए, कह रहे हैं कि हम अपील ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और अनक्लियर हैं कि इंटरिम है या फाइनल है। और उन्होंने लेक्चर के समय में एक चीज साफ साफ कहा था कि कुछ सेक्शन, कुछ एक्ट ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई करते हैं। आप लेक्चर देखें तो आपको फिर से री करें तो आपको आएगा, उसका मतलब ये है, और आपको डिसाइड करना है कि अपील जाएगा या एसएलपी। मतलब ये है कि वो ट्रैपिंग पॉइंट दे आर गोइंग टू यूज और इतना सफिशिएंट हिंट है आप लोगों के लिए कि प्रिपेयर आपको कहाँ रहना। एनीवे आपको क्लियरिटी आएगी, नथिंग रॉन्ग इन टू देम। सो ये क्लैरिटी एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको कि उस और हमने एक ही डॉक्यूमेंट में वो सारे सेक्शन को रिप्रोड्यूस कर रखा है जो स्टैट्यूटरी अपील वाला है। इवन आप सेक्शन को स्कैन कर सकती हैं, वो तो मैंने बना कन्वीनियंट के उसको। रखी है, मैं शायद भेजने की कोशिश करता हूँ। मैंने बना ली है वो कौन कौन से एक्ट के अंदर जो है इंटरिम अलाउड नहीं है। तो क्या अच्छा, या मैं उसके अलावा, अभी भी हाँ शायद देख लूँ। ठीक है सर, जरा 1 मिनट में कंक्लूड कर लूं। उसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो हाईलाइट किया हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट पे, वो ये है कि आपके लिमिटेशन। डॉक्यूमेंट में सर जरा 1 मिनट, जरा मैं कंक्लूड कर लूं, देन आई विल कम बैक टू यू। तो उसके साथ जो है ना लिमिटेशन पीरियड भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं वो ये कहेंगे कि लिमिटेशन पीरियड 30 दिन है और 32 दिन के बाद एप्लीकेशन आ रहा है, तो आपको एक कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन भी लगाना है ना। तो वो भी चीज है, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी निकालने में टाइम लगता है, बहुत सारे रीजन है डिले का। सो जो जितना प्रोसाइसली उसको लोकेट करेगा ना, उतना ही एक अच्छा मार्क्स फेच कर पाएगा। यहाँ केस विन एंड लूज की बात नहीं है, मार्क्स फेचिंग की है। आई मीन कितना नंबर आ सकता है। सो जो अलर्ट है वो कंफ्यूजन और क्लियरिटी, इसी दोनों के बीच में हैंग करेगा। जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको, मैंने सेक्शन पढ़ते समय 2-3 चीज को क्लियरली ब्रेन में सेट करना है कि एग्जैक्ट कौन कौन से कंडीशन है, और आपको ये भी सेट करना है कि डज दिस कंडीशन इज नेसेसरी और सफिशिएंट। इस क्वेश्चन को ब्रेन में रख करके आपको विजिलेंट रहना है और वो चीज आपको डिक्लेयर करना है। इवन ट्रांसफर पिटिशन में 406 लिखिएगा तो वहां ग्राउंड के लिए स्पेशल प्रोविजन टू एक्सपीडिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब किस किस कारण से हो सकता है वो आप सोचिए, कैसे कनेक्ट करना है, और उसी के अराउंड आपको ग्राउंड पे रखना है फैक्ट, और उसी से कनेक्ट करना है ना। तो ये सारी चीजें, मैंने बहुत सारा क्लू, ऑलमोस्ट 100% क्लू, 100% बात मैं बोलता हूँ, सिर्फ सोर्स प्रोविजन ऑफ लॉ से आपको मिल जाए। 90% कह लेते हैं, 10% रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रोविजन को एग्जैक्टली एंड प्रॉपरली और ढंग से एनालाइज करना, क्योंकि 1-2 लाइन का ही होता है, ज्यादा लंबा होता भी नहीं है। उस पे आपकी जितनी मेहनत है, जितनी सोच है, उतना ही अच्छा रिजल्ट। उसकी डायग्नोसिस जितनी अच्छी है हर इंग्रेडिएंट को, और हमने हर बार पढ़ने का एक नया पैटर्न डिस्कस किया कि फॉर से का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टू का मतलब ये होता है। सो ये जो लोकेट करने में आप लोगों को परेशानी होनी नहीं चाहिए कि एक सेक्शन में कंडीशन कहाँ से और क्या क्या है और किसके रिगार्डिंग, एन ऑब्जेक्टिव क्या है। उतना क्लियरिटी आपके ब्रेन में आ जाए, देन नथिंग टू डू, ऑटोमेटिकली पेन चलेगा, आराम से चलेगा और सारे पेपर में चलेगा।
Is there any doubt on that line? नो सर सर सॉरी, बस एक और छोटी चीज थी कि जैसे ये 40 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन आया लास्ट टाइम और उसमें उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी बता दी कि कवर पेज से लेके ये करना है, तो सर हमें क्या वो क्रोनोलॉजी फॉलो करनी चाहिए अटेम्प्ट करते हुए, या जैसे आपने बोला कि जो पहले दिमाग में आ रहा है कि ये चीज तो Head must be there. Chronology is not much important. ठीक हेड है इज इम्पोर्टेंट। इवन मतलब मैंने जो मेरी जो एसएलपी आप देखेंगे, हमने क्या किया था, एक एसएलपी लिखा, लास्ट के 2 एसएलपी में सीधा सीधा हाफ पेज सिनॉप्सिस एंड हाफ पेज ग्राउंड एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक पेज में यदि कोई एसएलपी लिख सकता है फॉर्म 28 को, तो मैंने किया है। देखिए 2 पेज में मैक्सिमम, 2 पेज में पॉसिबल नहीं है, इंक्लूडिंग सिनॉप्सिस और लीव द सिनॉप्सिस। इवन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और ग्राउंड 3-3 सिर्फ यही चीज भी लिखेंगे, यही तो स्पिरिट, दे वांट टू सी दैट। मेरा आंसर सीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि हमने कैसे किया था, कि कैसे 10 पेज के अंदर 4 ड्राफ्टिंग लिखे थे हमने विद इन 10 पेज। दिस इज थ्रू आउट रोमिंग इन एवरीवेयर। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड्स। अभी एक माइंड मेकअप है, और वो माइंड मेकअप ये है कि आप लोगों को अपने हिसाब से तैयार होना है एंड टेक द चार्ज, स्टार्ट फ्लाइंग। क्योंकि अब जो है ना, डिपेंडेंसी खत्म। आज के बाद यदि मैं आपके साथ टाइम एक्सपेंड करता हूं तो इट वुड बी डेंजरस फॉर यू पीपल। हम लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं असेंबल हुए। वी ऑल आर प्रोफेशनल, सो प्रोफेशनली टारगेट को लोकेट करें और उसके लिए रेडी रहें। और ये सारी वो जो पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किया है, कहाँ से ट्रैपिंग होता है, इन सारे एरिया को यदि वर्कआउट कर लिया, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल कवर। ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को आज हमने जिस तरह से डिस्कस करने की कोशिश की है, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। अग्रीड सर। यस सर, यस सर। We'll deep down enter and discuss the things. सर ललित सर प्लीज। अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये आपने दे ही रखा है, मतलब ये जो आपने जो बना के दे रखा है 26 पेज का, इसके अंदर जो है ये सारे एक्ट आपने दे रखे हैं, उसी के अंदर जिसमें भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अलाउड नहीं है, उसके अंदर हमें एसएलपी लगानी है। बस ये सर ने बताया, मैं उसी को। एक पॉइंट पूछना था कि जैसे अगर सपोज वहाँ क्वेश्चन आता है कि आप सिर्फ जो है ग्राउंड्स लिखिए, तो उसके अंदर हमें जो ऊपर जो वो है कॉस्ट टाइटल वगैरह लिखने की जरूरत पड़े चाहिए? नहीं लिखना ना सर? ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द टाइम अवेलेबल। इस पेपर में टाइम की बहुत भयानक मारामारी है। एक कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी से। मतलब ये है कि यदि आप टाइम शॉर्ट करते हैं, यदि टाइम आपका मतलब शॉर्ट हो रहा हो, कुछ न कुछ तो आप लिखेंगे, कुछ न कुछ तो छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? फॉर्मल पार्ट को फटाफट छोड़ेंगे कि चलो पहले तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये ग्राउंड है, ये सिनॉप्सिस से देख लो। कुछ केसेस में शायद बहुत ज्यादा गड़बड़, तो आप सिर्फ सिनॉप्सिस लिख करके ही आ जाएंगे, चलो मैंने केस समझा, ये मैंने तुमको कम्युनिकेट कर दिया। डिपेंड्स। यदि आपको टाइम अलाउ करता है देन आप उसको क्यों लीव करें। और इसका एक्यूरेट एनालिसिस तभी होगा जब आप करेंगे अभ्यास, अंग्रेजी में प्रैक्टिस, और वो शुरू कीजिए आज से। नहीं तो सारी प्लानिंग गई डस्टबिन के अंदर। और ये एफर्ट्स आपकी जो है ना बहुत जेन्युइन एंड बेस्ट है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आप सबको सजेस्ट करूंगा कि डोंट रियलाई ऑन माय डॉक्यूमेंट्स। इवन ऑल्सो इंटरनेट है, लैपटॉप ऑन कीजिए, वो डाउनलोड कर लीजिए और एक बार देख लीजिए कि क्या सही है ये।
एक्ट पे जाइए, सोर्स एक्ट पे। अब गूगल कीजिएगा तो गूगल किसी ब्लॉग से कुछ चीज ला करके दे देगा, उस पे मत भरोसा कीजिए। स्टैट्यूट पे जाइए, लॉ मंत्रालय आपको सारा स्टैट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है, चेक कीजिए और कंफर्म हो जाइए। एक बार लिख कर चेक करके कर दिया, देन लॉ to do the job। बंसल साहब, यस सर, कैसा रहा सरकार? बहुत बढ़िया सर। अच्छा रहा सर, व्यू अभी क्लियर हो गए सर। यानी हमने अगर ठीक से प्रयास किए तो ये निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़े से प्रयास की जरूरत है हमारे लिए। व्यूज क्लियर हो गए सर निकल सकता है, अब मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, निकलेगा निकलना सर, पड़ेगा, confident, निकालना पड़ेगा। हाँ जानते निकलेगा हैं सर, कॉन्फिडेंट। वो जो है ना, वो फ्लाइट पे 5000 फीट ऊपर ले जा करके पैरासूट बांध करके और पीछे से लात मारने वाली बात है। एकदम राइट वर्ड है सारे सर। टेक्निकलिटीज आप लोगों के पास है। एंड एट द मोमेंट, इस जंक्चर पे मैं लात ही मार रहा हूँ, मैं अब पीछे हो रहा हूँ। पहले अब तक हमने लीड किया था, नाउ टेक योर ओन। Yes, और sir. अब के बाद से आप सबकी जिम्मेवारी है। ऑफ कोर्स क्रेडिट भी आप लोगों का होगा, आपके हिम्मत की होगी। नाउ आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। बराबर है सर। So tomorrow morning at 5 o'clock. Yes sir, 5 o'clock sir. ओके सर, जो भी आपने सजेशन 3 आवर्स का दिया था सर, 3 आवर्स का होगा? सॉरी सर, अभी आपने 3 आवर्स का सजेशन दिया था, तो सर 3 आवर्स का देखिए 3 आवर्स नहीं, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स इसकी बाइंडिंग नहीं है। आई गेस कि 5 to 7 एट